नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परिवार टॉपिक पर। मित्रों, ये क्लासेस हमने स्टार्ट करी हैं पीजीटी, टीजीटी और हायर एजुकेशन के कोर्सेज के लिए। ये उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इसके अंतर्गत हम लोग न केवल पूरे जो है सिलेबस को कंप्लीट एनालिसिस के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, बल्कि उसके साथ जो फैक्चुअल कंटेंट हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे किसी ऑथर ने यदि किसी बुक्स को प्रयोग किया है और उसके माध्यम से कोई बात कही है, क्योंकि जब आप पीजीटी का एग्जाम देते हैं तो आप पाते हैं कि 10-8 किताबें ही पूछ लेते हैं कि ये किस थिंकर ने लिखी हैं। तो कंसेप्ट के साथ फैक्ट को भी जो है एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही पिछले साल के जो पेपर आए हुए हैं टॉपिक कंप्लीट होने पर, वो उनमें से जो टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन कंप्लीट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। परिवार टॉपिक है, इसे हम लोग कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो परिवार क्या है, वो परिवार के बारे में एक राय है उसकी, वो परिवार जानता है कि क्या है। लेकिन समाजशास्त्र विषय एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है समाज का, एक साइंटिफिक नॉलेज रखने की कोशिश करता है। जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और सोसाइटी के अंदर जो फंक्शंस हैं उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको समझने की कोशिश करता है। तो उसमें ये समझा गया है कि जो परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था और उससे जो आधुनिक समाज में जो हम जी रहे हैं, एक चौथी औद्योगिक क्रांति में हम जी रहे हैं, उसमें परिवार की व्यवस्था में परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन परिवार निरंतरता में बना हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कि मेलिनोवस्की कहते हैं, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। यानी कि और सब चीज़ें लगातार बदलती रही हैं, खत्म हो गई हैं उनका, लेकिन परिवार निरंतर बना हुआ है। और ऊपर की सबसे पहली लाइन में आप लोग देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है परिवार सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई है। ये आधारभूत होने का क्या आशय है, यानी बेसिक यानी कि इसके बिना, परिवार के बिना समाज की कल्पना ही ठीक से नहीं की जा सकती। इसलिए ये इसको सबसे पहली यूनिट माना गया है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे ने भी समाज की इकाई को जो है परिवार को ही माना है। मेलिनोवस्की के स्टेटमेंट को हम लोगों ने देखा और ये याद रखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले साल के पेपरों में, आप लोग देख सकते हैं। फिर फैमिली, ये एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका आशय होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, नौकर और बच्चे रहते हों। इलियट एंड मेरिल के डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं मित्रों। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। एक जैविक सामाजिक इकाई कहने का क्या आशय है, यानी कि एक बायोलॉजिकल यूनिट है। ये जो बायोलॉजिकल यूनिट कहा जा रहा है, यानी कि परिवार की संकल्पना समाज में आवश्यक है, इसके बिना समाज संभव ही नहीं है। इसलिए ऐसा ही कहने की कोशिश करते हैं। और इनकी बुक का नाम है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये पुस्तक भी अलग से जो है स्पेसिफिकली पूछी गई है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बीसंज एंड बीसंज के जो है कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं परिवार की परिभाषा एक दृष्टिकोण से की जा सकती है, एक दृष्टिकोण से की जा सकती है इसमें कि स्त्री बच्चों सहित या बच्चे सहित एक पुरुष और उनकी देखभाल जो है देख रेख हेतु परिवार आवश्यक है। इनकी पुस्तक का नाम है मॉडर्न सोसाइटी। ये अभी तक नहीं पूछी गई है मेरी जानकारी में, जितना मैंने पेपर देखे हैं, लेकिन आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब यहाँ दृष्टिकोण से आशय क्या है, हर थिंकर्स में कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड से हम याद रख सकते हैं। ऐसा मित्रों, जैसे 500 थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से परिवार को समझाया है, तो आप 500 थिंकर्स को तो एक उस पर याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स के हिसाब से आपको चीज़ों को याद रखना है। तो जैसे वो कहते हैं कि परिवार की परिभाषा एक दृष्टिकोण से की जा सकती है, तो यहाँ पर आप दृष्टिकोण एक कीवर्ड से इसको आप फोकस करेंगे, तो आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं जेपी मर्डॉक के अनुसार। जेपी मर्डॉक एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है फैमिली टॉपिक पर, इन्होंने बहुत जो है ज़्यादा काम किया है। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। उसमें इन्होंने परिवार को क्या कहा, एक सार्वभौमिक संस्था कहा।
सार्वभौमिक संस्था कहा परिवार एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ संस्था क्या आशय है? संस्था से आशय होता है नियमों की व्यवस्था से। चूंकि हमारे समाज में परिवार, विवाह, नातेदारी इत्यादि को सामाजिक संस्था के तौर पर माना जाता है, तो इन्होंने इसे यूनिवर्सल जो है संस्था कहा और 250 से अधिक समाजों का अध्ययन किया और उसमें देखा कि परिवार समाज के लिए अनिवार्य अवधारणा है। अब ये बुक भी पूछी गई है, ये भी पूछा जाता है कि जो है ये सार्वभौमिक संस्था किसने कहा? जीपी मर्डॉक ने कहा। कितने समाजों का अध्ययन किया? एग्जाम में पूछा जाता है 250 समाजों का अध्ययन किया। आपको क्लियर होना चाहिए। अब परिवार की हम लोग विशेषताओं पर बात करेंगे। तो पहली विशेषता है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। इसमें 3 बातें शामिल हैं सार्वभौमिकता के अंतर्गत। यौन व्यवहार पर नियंत्रण, परिवार यौन व्यवहार को एक संतुलन देता है, उस पर एक कंट्रोल बनाता है। उसमें परिवार प्रजनन का कार्य करने में सहायक है और आर्थिक सहयोग भी होता है। बिल्कुल एक दूसरे पर एक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है। परिवार से ही समाज का निरंतर वृद्धि होती है, समाज आगे कंटिन्यू करता है। कैथलीन गफ का अध्ययन है, इन्होंने नायर जाति का अध्ययन किया है। नायर जाति नायर जाति बेसिकली दक्षिण भारत में मिलती है और वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया और परिवार के बारे में विस्तृत व्याख्या करी। और स्पाइरो किबुज का अध्ययन करते हैं और वहाँ पर परिवार के व्यवस्था को देखते हैं। फिर दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं, या इसे संवेगात्मक आधार पर AR देसाई ने व्याख्यात किया है। यानी कि AR देसाई देखते हैं और ये महुआ का अध्ययन करते हैं गुजरात के, और वहाँ देखते हैं कि जो है एक तरीके का जो परिवार है एक कॉग्निटिव फीलिंग्स पर या कॉग्निटिव बेसिस पर डिटरमाइन करता है। अगला आधार है सीमित आकार। अगली विशेषता है सीमित आकार। तो जाहिर सी बात है कि परिवार एक जो है सीमित आकार वाली व्यवस्था है। इसमें अगली विशेषता पर आते हैं, इसमें है सामाजिक नियमन। सामाजिक नियमन से क्या आशय है मित्रों? सामाजिक नियमन से आशय है कि इस जो परिवार है इसमें जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको बताया जाता है समाज के द्वारा। यानी कि समाज हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जरा मैं इसे आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट है सिडनी गोल्डस्टीन का। वो कहते हैं कि परिवार वह झूला है जिसमें बचपन झूलता है। इस तरीके का कंसेप्ट देते हैं और ये इंडिविजुअली पूछा गया है। मैंने यहाँ डैश कर दिया है, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर अगली विशेषता है यौन संबंध। परिवार में यौन संबंधों को जो है महत्व दिया जाता है और यौन संबंधों की पारस्परिकता, यौन संबंधों के जो है एक स्वरूप को भी परिवार डिफाइन करता है। अगली विशेषता है परिवार का अस्थायी या अस्थायी प्रकृति का होना। मैकाइवर इसके बारे में बताते हैं कि जो परिवार की प्रकृति है वो बहुत से समाजों में स्थायी और निरंतरता में देखी जाती है। ये जब कभी पूछ लिया जाएगा कि परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति के बारे में किसने कहा, तो आप टिक्कर एग्जाम में मैकाइवर ने कहा। मैकाइवर की पुस्तक का नाम है सोसाइटी। अगली विशेषता है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव भी है इसमें। इसके बारे में कूले कहते हैं परिवार मानव स्वभाव की पोशिका है। ये कोटेशन कई बार पूछी जा चुकी है। यानी कि किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा ये परिवार द्वारा निर्धारित होता है। अगर आप लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा तो कहते हैं कि जो भौतिक जगत है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ठीक उसी तरीके से कूले ने कहा है कि परिवार मानव स्वभाव की पोशिका है। यानी कि हम कैसे बनेंगे, कैसे हम कार्य करेंगे, कैसे हम सोचेंगे, कैसे हम समाज में व्यवहार करेंगे, इसको परिवार ही डिफाइन करेगा। अब हम लोग मित्रों जानेंगे परिवार के प्रकार के बारे में, फंक्शंस। पहले थिंकर हैं मर्डॉक, जेपी मर्डॉक के अनुसार। वो कहते हैं परिवार में प्रजनन कार्य, यौन संतुष्टि, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिकरण, इतने कार्य होते हैं परिवार के अंतर्गत। तो जब ये जो प्रजनन का कार्य मैं पहले बता चुका हूँ, यौन संतुष्टि मैं बता चुका हूँ,
आर्थिक सुरक्षा बता चुके हैं। सामाजिकरण के बारे में बताते हैं। सामाजिकरण से आशय है कि परिवार के अंतर्गत, परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने से उसके बड़े होने तक समाज या समाज की जो पहली इकाई है परिवार, वो उसका सामाजिकरण करता है। यानी कि वो कैसे जीवन जिएगा, वो कैसे जो है व्यवहार करेगा, कैसे सामाजिक मूल्यों को फॉलो करेगा इत्यादि, ये सभी सामाजिकरण है। और ये सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे थिंकर हैं ऑकबर्न। ऑकबर्न के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि कितने प्रकार बताए हैं, तो 6 प्रकार बताए हैं। प्रकार ये पहला है शैक्षिक कार्य, दूसरा है धार्मिक कार्य, तीसरा है सुरक्षात्मक प्रकार्य, चौथा है मनोरंजनात्मक प्रकार्य, पांचवा है आर्थिक प्रकार्य और छठा है स्नेह संबंधी प्रकार्य। शैक्षिक प्रकार्य न केवल चूंकि परिवार में व्यक्ति को औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं। औपचारिक शिक्षा वह है जो फॉर्मली समाज के अंग के रूप में दी जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा वह है जो परिवार के अंदर जो माँ से, जो पिता से, बड़े भाई से जो प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा जो है माध्यम है परिवार। धार्मिक कार्य, कोई व्यक्ति जो है जिस धर्म में जन्म लेता है तो वहाँ वो अपने धर्म से जुड़े जो अनुष्ठान हैं, रीतियाँ हैं, वो सब सीखता है। सुरक्षात्मक इस प्रकार से है कि परिवार के अंतर्गत उसे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक एवं शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान होती है। मनोरंजनात्मक कार्य, परिवार के अंतर्गत जो स्पेशली जो जॉइंट फैमिली होती हैं, उन जॉइंट फैमिलीज के अंतर्गत बच्चे का या जो है परिवार के सभी लोगों का जो है मनोरंजन होता है। मनोरंजन किस रूप में कि वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें एक तरीके के जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो जो है अट्रैक्ट होती हैं, और वो एक साथ जो तमाम प्रकार के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो उनसे उनका मनोरंजन संभव हो पाता है। फिर आर्थिक और स्नेह संबंधी प्रकार, ये एक सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा। फिर किंग्सले डेविस के बारे में जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, किंग्सले डेविस 4 प्रकार बताते हैं। पहला है प्रजनन का कार्य, आप लोगों को पता है। भरण पोषण दूसरा प्रकार है। तीसरा है सामाजिक संस्तरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बताएंगे, और यही कैसे भिन्न है आपको कीवर्ड्स में पकड़ना है। और चौथा है सामाजिकरण, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अब सामाजिक स्तरीकरण को बताते हैं। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? जैसे वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था है, और ये सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है। यानी कि परिवार ही वह संस्था है जो हमें बताती है कि हमें कैसे जो है मतलब एक समाज को वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक जो है वर्ग के कौन से काम हैं, जैसे शूद्रों का काम था तीनों वर्गों की सेवा करना, ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा देना। तो ये जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो उससे सबसे पहले वहाँ एक तरीके से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ये सामाजिक संस्तरण की जो बातें हैं उसको सिखा दी जाती हैं, जिससे उसको जीवन में आसानी होती है। अगला कार्य है, अगले थिंकर हैं टॉलकॉट पॉर्सन्स। टॉलकॉट पॉर्सन्स का आप सभी लोग एजिल मॉडल तो जानते ही होंगे, और इन्होंने सोशल फंक्शंस पर बहुत काम किया है। इनकी पहली जो प्रकार है इनके अनुसार वो क्या है? बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण। दूसरा है वयस्क व्यक्तियों का स्थिरीकरण। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण से आशय क्या है, मैंने काफ़ी अभी आप लोगों को डिटेल में बताया, तो ये क्लियर है आप लोगों का। दूसरा है वयस्क व्यक्तियों का स्थिरीकरण, यानी कि जो व्यक्ति वयस्क हो जाते हैं उन्हें समाज में और आगे बेहतर जीवन जीने के लिए, एक बेहतर जो है सक्सेसफुल इंसान, सफल इंसान और समाज के लिए जिम्मेदार इंसान बनने के लिए और एक स्टेबल नागरिक होने के लिए उनको जो है परिवार एक तरीके से बेहतर
सामाजिक जो सीख है वो देता है। और यही नहीं, क्योंकि प्रत्येक जब व्यक्ति का विवाह होता है तो परिवार ही वह संस्था है जो उनको स्टेबलाइज करती है। अगले थिंकर हैं मैकाइवर। मैकाइवर कहते हैं पहला इनका प्रकार है, वो कहते हैं जो परिवार है ये काम करते हैं कुछ, जैसे वो कहते हैं कि वो दो आधारों पर विभाजित करते हैं। पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य क्या है? यौन संतुष्टि, घर और संतान, तीन इनके अनिवार्य कार्य हैं। जबकि ऐच्छिक कार्यों में आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्य, तीन कार्यों को वो ऐच्छिक कार्य कहकर संबोधित कहते हैं। अब यही थिंकर्स की खूबी है कि प्रत्येक सामाजिक चिंतक या समाजशास्त्री अपने अपने ढंग से उसी बात को अभिव्यक्त करता है। ये तीन कार्यों को आवश्यक कार्य बताते हैं परिवार के, जबकि तीन कार्यों को ऐच्छिक कार्य बताते हैं। तो ऐच्छिक कैसे आप इन्हें ऐच्छिक कह सकते हैं? ये भी तो कहीं ना कहीं आवश्यक हैं, लेकिन चूंकि जो है मैकाइवर ने इनको ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में रखा है तो उन्हें हम ऐच्छिक कार्य के दृष्टि से देखेंगे। अगले थिंकर हैं लोवी। लोवी महोदय कहते हैं, ये भी चार प्रकार बताते हैं। कहते हैं यौन संबंधी, शिक्षा संबंधी, आर्थिक और प्रजनन संबंधी कार्य। चार प्रकार ये भी बताते हैं कि परिवार चार प्रकार के कार्य करता है, यानी कि समाज को संचालित करने के लिए परिवार चार प्रकार से फंक्शनल है। अब हम लोग जानेंगे प्रकार यानी टाइप। पहला है मित्रों निवास के आधार पर। निवास के आधार पर तो इसके अंतर्गत कुछ जो उसके उपवर्गीकरण हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला है निवास के आधार पर। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने डिटेल में लेक्चर बनाया है ताकि आप लोगों को फिर अलग से कोई किताब, कोई ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अब हमारे कंप्लीट लेक्चर को देखिए और आपका उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा। निवास के आधार पर इसमें पहला बताते हैं पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार। अब पितृस्थानीय परिवार कहने का क्या है फ्रेंड्स? उसमें कहते हैं कि नवविवाहिता जब ससुराल जाती है तो उसे वो कहते हैं पितृस्थानीय परिवार। यानी कि जैसे एक लड़का और एक लड़की के मध्य जब विवाह होता है, तो वो जो है, जो नवविवाहिता है, वो जो है पति के घर जाती है, पति के घर जाती है, ससुराल जाती है। सिंपल है, क्लियर है। दूसरा है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार में ठीक उसके विपरीत है। जैसे विवाहित जोड़ा माँ के घर में निवास करता है। अब ये माँ के घर में से क्या आशय है? लड़की की माँ, लड़की की माँ के घर में। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? खासी गारो। खासी गारो मेघालय की जनजातियां हैं और ये मात्र सत्तात्मक परिवार की जनजातियां हैं, इसलिए विशेषता वहां देखने को मिलती है। और तीसरी विशेषता क्या है? नव स्थानीय परिवार। इसमें डियर फ्रेंड्स, इसमें जो लड़का है और जो लड़की है, यानी जो विवाहिता जोड़ा है, वो ना तो जो है लड़का अपने पिता के यहाँ जाकर रहेगा, न लड़की अपनी माँ के यहाँ जाकर रहेगी, बल्कि वो लोग एक नया आवास बनाएंगे, नए स्थान पर जाएंगे। इसीलिए कहा गया है नव स्थानीय परिवार। मैंने लिख दिया है नए घर में प्रवेश करते हैं। अगली विशेषता, जो अगला प्रकार है उसमें है मात्र पितृ स्थानीय परिवार। ये एकदम डिफरेंट है, इसे ठीक से समझ लीजिए। इसमें कहा गया है पत्नी के घर फिर पति के घर में रहना। मतलब पहले आप पत्नी के घर में रहेंगे और फिर पति के घर में रहेंगे, इसलिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, मात्र और पितृस्थानीय परिवार। पत्नी के घर से आशय क्या है? पत्नी की माँ, मतलब इनकी मदर के यहाँ रहना। और पति के घर से क्या आशय है? लड़के का पिता। और इसका एग्जाम्पल है गोंड जनजाति और बैगा। ये दो समुदायों में इस तरीके के मात्र पितृस्थानीय परिवार देखने को मिलते हैं। अगला है मामा स्थानीय परिवार। इसे मातुलेय कहते हैं। इसमें मित्रों शादी करने के बाद नवविवाहित जोड़ा मामा के यहाँ जाकर रहता है, मामा के यहाँ, इसलिए कहा गया मातुलेय विवाह। अगली विशेषता है उभयवाही परिवार। इसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि पति पत्नी
किसी के भी घर में रहने लगे, किसी के भी घर में रहने लगे, चाहे माँ के यहाँ पर और चाहे पिता के यहाँ पर। अगला है मूल स्थानीय परिवार। मूल स्थानीय परिवार को देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया है कि पत्नी अपनी माँ के घर और जो है पति अपने पिता के घर में रहने लगता है, तो उसे कहा गया है मूल स्थानीय परिवार, यानी जहाँ पहले रहते थे विवाह के पहले, इसलिए शब्द प्रयोग किया गया मूल स्थानिक परिवार। और इसका एग्जाम्पल है नायर जनजाति, यहाँ देखने को ऐसा मिलता है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रकार है पितृ स्थानीय परिवार। इसमें वंश का निर्धारण, मतलब पितृवंशी परिवार लिखा हुआ है, पितृवंशी परिवार। तो वंश का निर्धारण पिता पक्ष की ओर से होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका जो वंश का जो निर्धारण है वो पिता पक्ष की तरफ से होगा, जो आमतौर पर उत्तर भारत में देखने को सामान्यता भी मिलता है। तो ये जो विशेषता है ये हिब्रू और ग्रीक लोगों में शुरुआत में देखी गई थी। फिर अगला है मातृवंशी परिवार। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि माँ के नाम पर वंश का निर्धारण होगा। ठीक उसके विपरीत, जैसे पितृवंशी परिवार था तो पिता के नाम पर वंश का निर्धारण था, उसी तरह मातृवंशी परिवार में माता के नाम से निर्धारण है। ये जो विशेषता है ये वेदा जनजाति में देखने को मिलती है, ट्रोबियांड जनजाति में देखने को मिलती है और नायर जनजाति में देखने को मिलती है। मित्रों, जो मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं ये ज़्यादा जरूरी है कंसेप्ट से, क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में कि मातृवंशीय परंपरा निम्नलिखित में से किन जनजातियों में देखने को मिलेगी। आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, जैसे 3 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन दिया होगा नहीं है, या कूट के रूप में दूसरे मैच द फॉलोइंग में बना देंगे, तो वहाँ दिक्कत होती है। तो इनको आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अगला है द्विनामी परिवार। इस विशेषता में क्या कहा गया है, द्विनामी परिवार को देखते हैं। इसमें कहा गया परिवार में वंश का जो निर्धारण होगा वो पिता या माता किसी भी आधार पर हो जाएगा, यानी यहाँ कोई फिक्सेशन नहीं है, चाहे तो पिता के नाम से हो जाएगा, पिता के वंश के आधार पर हो जाएगा, या माता के वंश के आधार पर हो जाएगा। तो ये याको जनजाति में देखने को मिलता है, और याको नाइजीरिया की एक जनजाति है। अगला प्रकार है भाई एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार, इसे मार्गन ने सबसे सर्वाधिक विकसित परिवार प्रणाली बताई है। सर्वाधिक विकसित परिवार प्रणाली कहने का आशय क्या है कि एक लड़के का 1 बॉय और एक लड़की के साथ विवाह, ये एक विवाही परिवार है। अभी मैं इसके बाद देखता हूँ, जो आप लोग देखेंगे कि ठीक उसके विपरीत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आज के टाइम में जैसे भारत में इसी प्रकार के, कम से कम हिंदुओं में इसी प्रकार के विवाह को मान्यता है कि जो है एक लड़के का एक लड़की के साथ विवाह, यदि वो चाहे पागल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या तलाक हो जाए, उसके बाद ही वो किसी दूसरी महिला के साथ या कोई दूसरी महिला दूसरे पति के साथ विवाह कर सकती है, पुरुष के साथ विवाह कर सकती है। अदरवाइज संभव नहीं है, उसे जो है अपराध माना गया है। तो ये सबसे मॉडर्न एक जो है स्वरूप है। और देखते हैं जैसे बहुविवाही परिवार के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ तथा एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है। बहुविवाही परिवार ये मेन है। इसके क्लासिफिकेशंस को जानते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, बहुपति विवाही परिवार। बहुपति विवाही के भी 2 क्लासिफिकेशन है। पहला भातृ बहुपति विवाही परिवार, इसमें कहा गया है कि एक स्त्री तथा कई सगे भाई, एक स्त्री का कई सगे भाइयों के साथ विवाह हो जाए, भातृ बहुपति विवाह। जैसे जौनसारी और खस जनजाति में देखने को मिलता है कि भातृ बहुपति विवाह आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अभातृ बहुपति विवाही परिवार, इसमें कहा गया है एक स्त्री तथा कई सगे भाई नहीं हो। जरूरी नहीं है कि कई सगे भाई हों, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो चचेरे ममेरे फुफेरे भी हो सकते हैं, या समाज के अन्य पुरुष भी हो सकते हैं। ये जो विशेषता है ये नायर जनजाति और टोडा जनजाति में देखने को मिलती है।
कहाँ देखने को मिलती है मित्रों? नायर जनजाति और टोडा जनजाति के बारे में देखने को मिलती है इसमें। और फिर अब इसका दूसरा जो वर्गीकरण देखते हैं बहुपति विवाही परिवार का, इसमें कहा गया बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार, इसमें कहा गया है एक पुरुष अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, एक पुरुष अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है। ये जो है विशेषता नागा, गोंड, बैगा, टोडा और हो जनजाति में देखने को मिलती है। ठीक उसके विपरीत है बहुपत्नी विवाह। एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करेगा, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा बहुपत्नी विवाह। ये आपको याद रखना है, नागा, गोंड, बैगा, टोडा और हो जनजाति में यह विशेषता देखने को मिलती है। और अंतिम है आज के लेक्चर का, इसमें कहा गया है समूह विवाही परिवार। इसमें पुरुष का एक समूह और स्त्रियों का एक समूह होगा जो आपस में विवाह करेंगे, इसलिए उसे समूह विवाही परिवार कहा गया है। मित्रों, मैंने ये पहला लेक्चर बनाया है, आशा है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं इससे बेहतर और कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। आप लोग लगातार हमारे लेक्चर से जुड़े रहें। परिवार का दूसरा जो है टॉपिक जो है खंड भी आएगा, जिसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। और आप हमारे लेक्चर के बाद आप अपने पेपर से मैच करें, जो पिछले सालों में पेपर आए हुए हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको हमारे लेक्चर से मिलेंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।